गाइस कैसे हैं आप लोग। गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के रिलेशन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी स्ट्रेन की, उसके पिछले वीडियो में बात करी थी स्ट्रेस की, बट अब उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे उन्हें साइमल्टेनियसली हम मेजर कर सकते हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए गाइस, स्ट्रेस तो हमारा एनालिटिकली हम मेजर कर सकते हैं बाय फॉर्मूलाज प्रेशर अपॉन एरिया, पर स्ट्रेन हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही मेजर कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकाल लें, या फिर चेंज इन डायमीटर, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ एंड ओरिजिनल डायमीटर, ऐसे करके निकाल लें, मतलब एक्सपेरिमेंटली नाप के। पर नहीं यार, ऑन साइट या ऑन एट द स्पॉट या फिर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको सॉल्व करना है, तो हमको वहां पे फॉर्मूलास या उनके बीच का एक रिलेशन पता होना चाहिए जिससे हम उन्हें साइमल्टेनियसली मेजर कर पाए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले उनका रिलेशन देने के लिए आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स होते कुछ नहीं है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स के बीच का हमें एक रिलेशन देती हैं। तो सबसे पहले आता है यंग्स मॉडुलस, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, दैट्स इट। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। और दूसरे पे आता है मेरा, अब इसकी यूनिट की बात कर ली जाए तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का। स्ट्रेन तो हमारा डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि चेंज इन लेंथ भी मीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा, अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यंग्स मॉडुलस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में मेरी यूनिट आ जाती है। अब हम दूसरा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या शियर मॉडुलस भी कहा जाता है। शियर मॉडुलस, जिसे हम G से डिनोट करते हैं, ये रेशियो होता है मेरे एवरेज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का। अब एवरेज शियर स्ट्रेस क्यों? क्योंकि गाइस हमारा शियर स्ट्रेस 0 से मैक्सिमम तक वेरी करता है, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, तो हम उसका पूरी बॉडी पे इफेक्ट के लिए हम उसकी एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस एवरेज वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, उसको शियर स्ट्रेन से डिवाइड करवा देंगे तो हमें मिल जाएगा शियर मॉडुलस। तो ये एक और रिलेशन हुआ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के बीच में। और एक और रिलेशन होता है, वो और बढ़िया है, मजेदार है, रुक जाइए। तो एक और रिलेशन होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में। तो तीसरा मॉडुलस निकल के आता है मेरा बल्क मॉडुलस, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है? K इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, सपोज 3D हम बनाते हैं, जैसे ये क्यूब हमने बनाया, इसमें इस डायरेक्शन पे भी एक स्ट्रेस लग रहा है, इस डायरेक्शन पे भी स्ट्रेस लग रहा है, इस डायरेक्शन पे भी लग रहा है। अब इनके ऑफ कोर्स काउंटर पार्ट्स वहां नीचे, मतलब हर डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन सेम लग रहा है। मतलब हमारा एक्स डायरेक्शन का सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई बराबर हो गया और जेड जेड बराबर हो गया और सब सिग्मा बराबर हो गए, और हमारा शियर स्ट्रेस है 0। तो हर डायरेक्शन से लगने वाला स्ट्रेस, मतलब जैसे कोई चीज चारों ओर से एकदम प्रेशराइज्ड है या फिर खींच रही है चारों ओर से, तो उस कंबाइंड स्ट्रेस को जो हम बोलते हैं उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, जैसे कोई चीज चारों ओर से खींच रही है या चारों ओर से दबी हुई, चारों ओर से उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, वो वाला हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो हमने कल के वीडियो में देखा था। तो इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। और एक और बढ़िया मजेदार बात है कि बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी C। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, हमें दे दिया जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, हमें दे दी जाती है कंप्रेसिबिलिटी, पूछा जाता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। एक बेसिक क्वेश्चन जैसे जूनियर इंजीनियर वगैरह के एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो हमारा बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस को यहाँ पुट कर देंगे,
हमें ये दिया होगा, इसको निकाल लेंगे, यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की, जो है हुक्स लॉ। या फिर उसके पहले मैं सोच रहा था, ये अलग अलग जो हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, या फिर अलग अलग जो मॉडुलस हैं हमारे, उनका कोई रिलेशन होता है क्या? सबसे पहले जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ई, दूसरा हमारा शियर मॉडुलस जी, या फिर तीसरा बल्क मॉडुलस के। इनके बीच में एक कोई रिलेशन होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, पर उसको पढ़ने से पहले हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़नी पड़ेगी, वो होती है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर 1/m से डिनोट करते हैं, जहां m होता है मेरा मॉड्यूलर रेशियो। अब हम बात करें इसकी पॉइजन्स रेशियो की, ये होता क्या है? तो पॉइजन्स रेशियो एक सिंपल सी चीज है। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बस इनका एक रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। सिंपल मतलब चेंज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, एंड अपॉन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है। अब इसको अगर हम समझे डायग्राम की हेल्प से, तो देखिए कैसे। तो जैसे मान लीजिए वही हमारा कल वाला पाइप है, उस पे यही फोर्स कल वाला लग रहा है, तो ये कुछ चेंजेस आए, उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई पाइप की, उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो पॉइजन्स रेशियो सिंपल हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर बटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये सिंपल सी चीज है, और ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दीस टू। अगर हम बात करें हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिलेशन के बीच में, जैसे हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन की बात कर लें, तो इनके बीच में 3 एम्पेरिकल रिलेशन होते हैं। सबसे पहली इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। दूसरी रिलेशन होती है E इक्वल्स टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा होता है E इक्वल्स टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। ये हमारे 3 एम्पेरिकल रिलेशंस होते हैं, इन तीनों के ही आपस में। अब ये तीनों एम्पेरिकल रिलेशंस हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमें मान लीजिए हमें पॉइजन्स रेशियो दे दिया जाएगा, हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया जाएगा, पूछेंगे यंग्स मॉडुलस क्या है, या फिर हमसे ये दोनों दे दिए जाएंगे, हमसे पूछेंगे बल्क मॉडुलस क्या है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे कि दोनों तो ई बराबर होते हैं। हम अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन आएंगे हमें, और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कुछ है ही नहीं, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। तो गाइस अगर हम और एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करें, वो होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ होता क्या है देखते हैं। तो गाइस जब हमारी किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी रबर बैंड है, रबर बैंड होती है कुछ इस तरीके से होती है, हमने यहाँ से खींचते हैं और यहाँ से खींचते हैं, खींचा हमने कोई पुल लगा के, तो एक समय हम जब हम मतलब फोर्स लगाते हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, तो फिर से रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। पर हम जैसे जैसे हम इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय बाद होता क्या है,
कि हमारी रबर बैंड की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो वापस अपना शेप रीगेन नहीं कर पाती, या तो उसी शेप में रह जाती है या फिर फट जाती है, मतलब टूट जाती है, रबर कट हो जाती है ऐसे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये मटेरियल है कोई सा, ये मटेरियल, ये मॉलिक्यूल्स की आपस में बॉन्डिंग है, तो इनकी भी एक लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये अपना ओरिजिनल ज्योमेट्री रिकैप्चर नहीं कर पाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे, इनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो उस फोर्स को जहाँ तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकता है, अगर हम उस फोर्स को वापस रिलीज कर दें तो उस फोर्स के इफेक्ट को पूरे तरीके से वो मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरे तरीके से उसके फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मॉलिक्यूल्स को वापस ला सकता है कोई मटेरियल। उस लिमिट को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। इससे ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा, और स्ट्रेस जैसे जैसे जनरेट होता जा रहा है, एक लिमिट आएगी कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस वो बॉडी अब नहीं झेल सकती, अब वो बॉडी की ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है, इलास्टिक लिमिट उसने अपनी पार कर ली है। उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, क्योंकि जैसे हमने वो फोर्स छोड़ते हैं, हमने रिलीज किया उसकी इलास्टिक लिमिट तक ले जाके, तो वो अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हमने इससे ज़्यादा फोर्स लगा दी, हमने बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा दी, उसकी इलास्टिक लिमिट पार हो गई, अब हम रिलीज करेंगे ना तो बॉडी में स्ट्रेस तो कम हो जाएगा, लेकिन वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगी। उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट है तो हुक्स लॉ आया है, उसके अकॉर्डिंग अप टिल इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन अप टिल इलास्टिक लिमिट। ये है हमारा हुक्स लॉ, और फिर यही हो जाता है सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू ई, दैट इज आवर यंग्स मॉडुलस। अब हम इसका एक बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अब जैसे यही मेरी बॉडी है, यही मेरा रबर बैंड, या फिर आप इसे जो भी एज्यूम करना है कर लीजिए। हमने इसमें यहाँ दिया पुल, इसके कारण स्ट्रेस जनरेट हुआ, और ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स के कारण एप्सिलॉन एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन यंग्स मॉडुलस। और हमारा सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तो जीरो है, क्योंकि हमारे वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, तो सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखिए हमारा पॉइजन्स रेशियो होता था लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब वो हो जाएगा एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन वाई ऑब्वियसली नेगेटिव में होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि सिंपल सी बात है, लेंथ बढ़ेगी तो ये मोटाई कम होगी, यहाँ से भी मोटाई कम होगी ऑब्वियसली, तो ये नेगेटिव होगा। तो हमारा एप्सिलॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन एक्स, और सिमिलरली हमारे एप्सिलॉन जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि हमारा एप्सिलॉन वाई तो मतलब हमारा एप्सिलॉन एक्स मतलब हमारा पॉइजन रेशियो तो फिर से वही होगा ना यार। हम ऐसे दिस अपॉन दिस ले लें या फिर दिस अपॉन दिस ले लें, होगा तो वही। लेटरल तो हमारा जेड डायरेक्शन में भी है और एक्स डायरेक्शन में हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, और ये भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ से ही मोटाई कम होगी, तो हमारा एप्सिलॉन जेड हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, अब हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि हमें अगर मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमसे पूछा जाए तो हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की इस केस में वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू मेरी आई थी माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू आई थी माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आई थी सिग्मा एक्स अपॉन ई। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाए तो मेरा हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। अब एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू यहाँ भी अगर पुट कर दूँ तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा आ गया
सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 2। ये मेरा इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही हम अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। ये हमारे बेसिक्स हैं, इनसे हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे यूनिवर्स की हर चीज़ लगभग इनसे ही डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो हम अलग अलग मोल्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम जैसे मान लीजिए हम व्हीकल बनाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं व्हीकल बनाते हैं, तो शॉकअप्स बनाते हैं, ब्रेक्स बनाते हैं, सब में हम ब्रेक दबाते हैं, हम कंप्रेशन देते हैं हमारे पैर से, या हैंड ब्रेक लगाते हैं उसमें भी हम कंप्रेशन देते हैं अपने हाथ से। तो ये सब हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से ही तो आता है, क्योंकि हम उसकी लिमिट निकालते हैं कि इतना दबाओगे तो ब्रेक जल्दी लगेगा। ऑब्वियसली हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की कीज होती हैं, हम ऐसे टाइप करते हैं तो स्क्रीन पे आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन ही तो दे रहे हैं, कंप्रेशन दे रहे हैं अपनी कीज को। कीज पे कंप्रेशन हुआ, उन्होंने नीचे अपना वॉल्व जो होता है मतलब या फिर स्प्रिंग जो भी होता है उस पर टच किया, कमांड किया सीपीयू से, फिर स्क्रीन पे आ गया। अगर हम कंप्रेशन नहीं देंगे तो क्या हवा में होगा, क्या हम हवा में हाथ हिलाएंगे तो क्या हमारा टाइप होगा, नहीं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे मतलब यूनिवर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको कुछ भी इससे हेल्प मिली हो या फिर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।